अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सब लोगों का? ठीक ठाक है सब लोग। एक हमारी सीरीज़ चल रही है हाउ टू राइट अ डिसर्टेशन अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। उस सीरीज़ की आज ये थर्ड वीडियो है। इस सीरीज़ में हम लोग पहले 2 वीडियोस रिकॉर्ड कर चुके हैं। पहली वीडियो आपको ऊपर दिए हुए लिंक में नज़र आएगी जिसका टाइटल था हाउ टू राइट डिसर्टेशन चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड एंड ब्ला ब्ला ब्ला। और दूसरी जो वीडियो थी हमारी वो थी हाउ टू राइट अ लिटरेचर रिव्यू। सो डिसर्टेशन राइटिंग में जब आप अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, जब आप अपना लिटरेचर रिव्यू कंप्लीट कर चुके हैं, थर्ड स्टेप जो है वो आपका इन सीक्वेंस ऑफ राइटिंग इज़ राइटिंग दी मेथोडोलॉजी सेक्शन। सो आज की इस वीडियो में हम लोग मेथोडोलॉजी सेक्शन जो है उस पर हम लोग बात कर रहे होंगे। बिफोर आई गो इनटू द डिटेल्स ऑफ मेथोडोलॉजी सेक्शन, मैं 2 चीज़ें इसमें कहना चाहूँगा। मेथोडोलॉजी लिखते हुए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी रिसर्च प्रपोजल में से हमारे पास आ रही होती हैं, और मेथोडोलॉजी ऑफ द डिसर्टेशन लिखते हुए कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी होती हैं जो हम लोग अपनी रिसर्च कंप्लीट कर लेने के बाद या रिसर्च का एटलीस्ट फाइंडिंग्स और डाटा एनालिसिस कर लेने के बाद हम लोग जो है वो बता रहे होते हैं। सो मेथोडोलॉजी सेक्शन लिखते हुए इन दोनों चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर कर रहूँगा। कौन सा पार्ट हम लोगों ने पहले जो है वो हम लोगों ने लिखना है, कौन सी चीज़ें हमारे जो है वो हमारे रिसर्च प्रपोजल में से फ़्लो करके हमारे मेथोडोलॉजी सेक्शन में आएंगी, और कौन सी चीज़ें जब हम लोग अपना डाटा कलेक्ट कर लेंगे, डाटा एनालिसिस कर लेंगे, फाइंडिंग्स जनरेट कर लेंगे, वहाँ से हमारे पास जो आ रही होंगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। लेट्स स्टार्ट विद द आउटलाइन ऑफ चैप्टर 3। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम लिखते हैं, चैप्टर 3 लेट्स से, और हम लोग इसके बाद इसका नाम लिख देते हैं विच इज़ मेथोडोलॉजी ऑफ द डिसर्टेशन। इसको हम लोग जो है वो हेडिंग साइज इसका जो है वो स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं। लेट्स से हमारा जो हेडिंग स्टाइल है वो ये है, इसको हम लोग अपनी हेडिंग 1 जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं, और आई कैन सी दैट इट्स चैप्टर 3 मेथोडोलॉजी। ओके, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर हमें कॉलन देना चाहिए तो हम यहाँ पे कॉलन दे सकते हैं। 3.1 वुड बी इंट्रोडक्शन ऑफ द It's 1 o'clock. सो लेट्स से ये टाइम्स न्यू रोमन है हमारे पास, फॉन्ट साइज 14, बोल्ड, लेफ्ट लाइन, और इसको हम लोग हेडिंग 2 जो है वो बना देते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ जो हमने यहाँ पे लिखनी है दैट वुड बी नीड एंड टाइप ऑफ रिसर्च। थर्ड थिंग जो हम लोगों ने लिखनी है दैट इज़ रिसर्च डिज़ाइन। Moving on, we need to cover population and sampling population and sampling design। आप इसको 2 सेपरेट हेडिंग्स में भी कवर कर सकते हैं, और आप इसको जो है वो एक हेडिंग में भी कवर कर सकते हैं। सो लेट्स से हम इसको एक ही हेडिंग में जो है वो कवर कर रहे हैं। डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट। Moving on, we need to cover data collection, data analysis, उसके बाद liability and validity of research। इसको आप अलग हेडिंग्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। उसके बाद रिसर्च एथिक्स, एंड फाइनली चैप्टर समरी, या आई वुड प्रेफर चैप्टर समरी। ठीक है, आप इसको चैप्टर समरी लिख सकते हैं। मेक श्योर कि आप यहाँ पर चैप्टर समरी लिख रहे हैं या समरी ऑफ द चैप्टर लिख रहे हैं। यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर लिख रहे हैं या ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर लिख रहे हैं, या आप लोग जो है वो प्रील्यूड लिख रहे हैं। जस्ट मेक श्योर कि आप जो है वो चैप्टर 1, 2, 3, 4 में कंसिस्टेंटली इसको जो है वो यूज़ करूँ। लेट्स गो विद इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर।
जब हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर लिख रहे होते हैं, वी नीड टू ऐड अ सेंटेंस हियर। ये जो सेंटेंस होगा ये हमारी रिपोर्ट के डिफरेंट सेक्शंस को आपस में जो है वो कनेक्ट कर रहा होगा। हम चैप्टर 3 लिख रहे हैं, ये हमारे डिसर्टेशन में डिसर्टेशन राइटिंग का थर्ड स्टेप है। इस एक स्टेप को हमने कनेक्ट करना है चैप्टर 2 के साथ। सो वी कैन राइट इन चैप्टर 2 रिव्यू ऑफ लिटरेचर वाज गिवन। ये काफ़ी हद तक ये सेंटेंस जो है वो हमारे लिए सेल्फ सफिशिएंट है, इससे अलावा हमें और लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक चीज़ ऐड कर सकते हैं कि वो जो हमने लिटरेचर रिव्यू लिखा था वो क्या था। फॉर एग्जांपल यू कैन राइट इन चैप्टर 2 रिव्यू ऑफ लिटरेचर वाज गिवन विच हाईलाइटेड सो एंड सो थिंग। सो आप यहाँ पर उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब आप स्पेसिफिकली स्टार्ट करते हैं, इन दिस चैप्टर रिसर्चर विल प्रेजेंट रिसर्च मेथडोलॉजी, और उसके बाद आप जो है इस चैप्टर की मेन हेडिंग्स जो आपने दी हैं उनको आप जो है वो लिखना शुरू कर दें। दिस विल इंक्लूड नीड एंड टाइप ऑफ रिसर्च, कॉमा रिसर्च डिज़ाइन, कॉमा पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग डिज़ाइन, डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, ब्ला ब्ला ब्ला। और जब ये सारा कुछ आप लिख लें तो उसके बाद एक लास्ट सेंटेंस होगा, एट द एंड ऑफ द चैप्टर summary of the chapter will be presented। मैं लिखने लगा था at the end of the chapter brief summary of the chapter will be presented। brief would be an extra word, summary already brief होती है, सो इसको हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, ये हमारा एक स्टेप हो गया। अब इस अगले स्टेप पे हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पर है नीड एंड टाइप ऑफ रिसर्च। हम लोगों ने सबसे पहले तो अपने ऑडियंस को, अपने सुपरवाइज़र को, या कोई भी बंदा जो डाउन द रोड हम लोगों का लाइब्रेरी में पढ़ा हुआ डिज़र्टेशन, किसी भी रेपोजिटरी में पढ़े हुए डिज़र्टेशन को पढ़ने लगता है, तो हमें सबसे पहले तो ये कन्विंस करना है कि हमने रिसर्च करनी क्यों है। यहाँ पर हमें थोड़ी सी हमें जो है वो इंस्पायरेशन अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से लेनी चाहिए। मैं लिख रहा हूँ तो मैं ये लिखूँगा कि हम लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं, और उस डिसीजन मेकिंग के लिए हमें डाटा और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर डाटा, इन्फॉर्मेशन, इन्फ्रेंसेस ऑलरेडी अवेलेबल हों तो हम उन इन्फ्रेंसेस से जो है वो हम लोग अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को जो है वो एड कर सकते हैं। अगर वो डाटा, वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो हम लोगों को एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए डाटा और इन्फॉर्मेशन जनरेट करनी चाहिए, ताकि हम नॉलेज क्रिएट करके अपने डिसीजन मेकिंग को जो है वो एड कर सकें। फिर यहाँ पर हम अपना रिसर्च एम लिखते हैं, और रिसर्च एम के साथ हम लोग बात कर रहे होते हैं कि दिस वाज द रिसर्च एम, दिस वाज आवर रिसर्च एम। यहाँ पर आप अपना रिसर्च एम लेके आएँ, जिसमें लिख सकते हैं द एम ऑफ दिस रिसर्च वाज टू, और वहाँ से आप अपने पूरी रिसर्च एम यहाँ पे लें। ये लिखने के बाद आप लिखेंगे सिंस रिसर्चर डिड नॉट हैव सच इंफॉर्मेशन, सो रिसर्चर डिसाइडेड टू कलेक्ट द डाटा एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द रिसर्च इशू सो दैट मैनेजमेंट प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व्ड। ये बात लिखने के बाद आपने अपने ऑडियंस को ये कन्विंस कर दिया है कि आप लोग ने जो रिसर्च की है देयर वाज अ स्पेसिफिक पर्पस एसोसिएटेड विद दैट। ये लिखने के साथ साथ जो दूसरी चीज़ आपको करनी चाहिए वो रिसर्च को कभी कभार, अगर आपका डिसर्टेशन का वर्ड काउंट काफ़ी ज़्यादा है 15,000, 18,000, 20,000, तो यहाँ पर आपको रिसर्च को डिफ़ाइन कर देना चाहिए। ठीक है, रिसर्च डिफ़ाइन करते हुए आप लोग कह सकते हैं XYZ, लेट्स से अजीज़ 2021 suggested that, और आगे रिसर्च की डेफिनेशन, ये यहाँ पर आपके पास रिसर्च की डेफिनेशन आ जाएगी। आप कह सकते हैं रिसर्च इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस विच इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च इशू, collection and analysis of data so that management problem can be resolved। और फिर उसके नेक्स्ट सेंटेंस में आप अपने ऑडियंस को कन्विंस कर रहे होंगे कि हमने भी इस रिसर्च के लिए एक सिस्टमेटिक एवेल्यूएशन जो है वो चूज़ की है। सिस्टमेटिक एवेल्यूएशन करने के लिए एक प्रोसेस चूज़ किया है। आप कह सकते हैं
कि हमारा जो मैनेजमेंट इशू था वो हमने चैप्टर 1 में इन द फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड रिसर्च एम हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है, और हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर की बेस पर हमने क्वेश्चनियर, एक इंटरव्यू गाइड, और अगर आपकी रिसर्च सेकेंडरी डाटा पे है तो हमने ये XYZ सेकेंडरी डाटा जो सिलेक्ट कर लिया है। उसके साथ साथ आप लिख सकते हैं कि ये जो चैप्टर है, चैप्टर 3, ये डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस के जो मेथड यूज़ किए गए उनके बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करेगा। चैप्टर 4 एंड 5 मैनेजमेंट प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए फाइंडिंग्स, डिस्कशन, इनसाइट्स और कंक्लूजन जो है वो प्रेजेंट करेंगे। सो हम अपने ऑडियंस को जो है वो बता रहे हैं कि हम एक रिसर्चर हैं, हम एक सिस्टमेटिक एवेल्यूशन कर रहे हैं। सो ये वो एरिया है जहाँ पर आप लोगों को जो है वो कन्विंस कर सकते हैं। मूविंग ऑन, आपको रिसर्च टाइप की जो है वो बात करनी है। ठीक है, रिसर्च टाइप हमारे पास कई तरह के ऑप्शंस हैं। रिसर्च टाइप में वी हैव गॉट प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसर्च, we also have quantitative and qualitative research. We also had basic and applied research. So I'll start with this basic and applied research. Basic research हमारी वो रिसर्च है जिसमें हमारे पास कोई स्पेसिफिक एम, ऑब्जेक्टिव नहीं है। बेसिक रिसर्च में हम विदाउट एनी स्पेसिफिक रीज़न हम लोग जो है वो रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हैं। आइडिया क्या होता है? जनरेशन ऑफ न्यू नॉलेज। फॉर एग्जांपल, मैं इसकी एक बड़ी अच्छी मुझे एग्जांपल आज भी याद है जो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहा होता हूँ। मैं कहता हूँ कि नेट जियो पे, नेशनल ज्योग्राफिक पे ब्रैडी बार के नाम से एक आदमी हुआ करता था, और वो उससे हम पूछें कि तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है जी मैं क्रोकोडाइल्स को स्टडी कर रहा हूँ। और उससे पूछें कि अच्छा तुम क्यों क्रोकोडाइल्स को स्टडी कर रही हो? कहता है हो सकता है इससे कोई नई चीज़ मुझे इनके बारे में जानने के लिए मिले। एक दूसरी सिचुएशन में हम उनसे पूछते हैं ब्रैडी बार से डेट वाई यू आर स्टडिंग क्रोकोडाइल्स। वो कहता है ये क्रोकोडाइल्स के दांत इतनी तेज़ी से जो है वो बढ़ रहे होते हैं, या ये क्रोकोडाइल्स इतनी तेज़ी से जो है वो एनिमल्स को वियर टीयर खा रहा होता है, चीर फाड़ कर रहा होता है, और स्टिल उसके दांत जो है वो इंटैक्ट रहते हैं, टूटते नहीं हैं। सो मैं इस चीज़ को स्टडी कर रहा हूँ कि इसके दांतों में ऐसी क्या चीज़ है जो इसके ये इतनी जल्दी रीप्लेनिश हो जाते हैं, इतने मजबूत हैं, ताकि इन फाइंडिंग्स को हम जो है वो कमर्शियली ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई कर सकें। यहाँ से हम एक कमर्शियल प्रोडक्ट बनाएं जो ह्यूमन बींग्स के दांतों को मजबूत करने के लिए जो है वो यूज़ हो सके। सो पहली एग्जांपल जहाँ पे कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं था, रिसर्च इसलिए की जा रही थी कि कोई नया नॉलेज जनरेट हो जाए, दैट वाज योर बेसिक रिसर्च। दूसरी रिसर्च जिसमें एक स्पेसिफिक पर्पस हमारे पास है, जिसमें हम लोग रिसर्च इसलिए कर रहे हैं ताकि इंसानों के दांत मजबूत किए जा सकें, दैट वुड बी योर अप्लाइड रिसर्च। अब अगला स्टेप जो है वो हमारे पास वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसके अंदर हम लोग न्यू डाटा कलेक्ट कर रहे हों, न्यू डाटे को कलेक्ट करके उसको एनालाइज करके हम लोग अपनी फाइंडिंग्स जनरेट कर रहे हों। सेकेंडरी रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें हमारे पास ऑलरेडी किसी जगह पर कोई डाटा अवेलेबल होता है, उस डाटे को यूज़ करके हम लोग जो है वो अपना रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर रहे हो। प्राइमरी रिसर्च की एग्जांपल ये है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स कम हो गई है, और हमारे सेल्स कम क्यों हुई है? हमारे कस्टमर्स जो है वो हमारे पास नहीं आते। वी डोंट नो दैट व्हाई आवर कस्टमर्स आर स्विचिंग टू आवर कंपेटिटर्स, सो वी विल अप्रोच आवर कस्टमर्स, ask them about their feedback using a questionnaire, or we may use an interview guide, and we'll interview them and we'll resolve our management issue. ये प्राइमरी रिसर्च है। हमारे पास ऑलरेडी करंट प्रॉब्लम को सामने रखते हुए क्यों कस्टमर्स छोड़ के जा रहे हैं इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो वी आर कलेक्टिंग दैट इन्फॉर्मेशन। सेकेंडरी रिसर्च क्या है? हम लोग ये देखना चाहते हैं कि क्या कंट्रीज का नंबर ऑफ लेट्स से कंट्रीज़ के अंदर कितनी उनकी जो है वो आर्मी साइज है, क्या ये डिटर्मिन करता है कंट्री की जीडीपी पे। हम ये एक हाइपोथेसिस बनाते हैं कि जितनी ज़्यादा किसी कंट्री की आर्मी बड़ी होगी इन प्रोपोर्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन, या किसी कंट्री की स्पेंडिंग ऑन आर्मी, स्पेंडिंग ऑन डिफेंस विल डिटर्मिन द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। अगर आज की हम लोग एग्जांपल देखें तो यूक्रेन में हमारे यूक्रेन की एक छोटी सी आर्मी है, और यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो थर्ड बिगेस्ट आर्सनल ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के साथ उसने फॉरगो कर दिया था।
और आज उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम लोग देख लेते हैं. सो दिस कुड बी वन ऑफ द इशू जहां पे ऑलरेडी हमारे पास नंबर ऑफ आर्म्ड पर्सनल स्पेंडिंग ऑन आर्म्ड फोर्सेस स्पेंडिंग ऑन डिफेंस अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे ये सारा डाटा अवेलेबल होगा. और साथ साथ उस कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट कुड बी मेजर्ड थ्रू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये भी वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे अवेलेबल होगा. सो प्राइमरी रिसर्च वो है जिसमें हमारे पास कोई डाटा नहीं, हम लोग खुद से जो है वो डाटा कलेक्ट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे. हर वो रिसर्च जिसमें हम क्वेश्चनियर और इंटरव्यू गाइड यूज़ कर रहे होते हैं वो हमारी प्राइमरी रिसर्च है. और हर वो रिसर्च जिसमें ऑलरेडी अवेलेबल डाटा हमारे पास है वो हमारी सेकेंडरी रिसर्च है. हैविंग सेड दिस, ये याद रखिएगा, चैप्टर 2 लिटरेचर रिव्यू, अगर आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं वहां के लिए आपके पास जो डाटा आ रहा है दैट इज नॉट योर सेकेंडरी रिसर्च. लिटरेचर रिव्यू का मकसद जो है वो ये होता है कि हम लोग री इन्वेंटिंग द व्हील ना करें, बल्कि हम लोग ये जाके देखें कि ऑलरेडी इस एरिया पे क्या काम हुआ है. वहाँ से हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम लिटरेचर रिव्यू हम इसलिए कर रहे होते हैं कि कोई रिसर्च गैप हम लोग ढूंढे. अब हम लोग रिसर्च लिटरेचर रिव्यू इसलिए भी कर सकते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा जो क्वेश्चनर कैसे बनेगा. कई रीजंस होती हैं, वेरिएबल्स को कैसे ऑपरेशनलाइज करेंगे. ऑलरेडी जो लोगों ने इस पर डिबेट, इस पर काम किया है वो क्या कहते हैं, हमारे पास करंट डिबेट्स क्या हैं. सो लिटरेचर व्यू वुड नॉट बी योर सेकेंडरी डाटा irrespective of the type of research, primary or secondary research. So we'll be conducting the review of literature. इस पर मैंने एक छोटी सी वीडियो भी रिकॉर्ड की हुई है कि हाउ द बेनिफिट्स ऑफ कंडक्टिंग लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू से क्या दो मेजर बेनिफिट्स हम लोग ले सकते हैं, वो भी आप मेरे चैनल पे आप ज़रूर देखिएगा. थर्ड जो हमारे पास चीज़ है वो है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च टाइप्स. क्वांटिटेटिव रिसर्च वो रिसर्च होती है जहां जिसके अंदर डाटा इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स आता है, जनरली सर्वे, उसके बाद फाइनेंस की जो रिसर्च है ये क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है. जो क्वांटिटेटिव रिसर्च का डाटा आता है हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस टेक्निक्स इंक्लूडिंग मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, correlations, regression analysis, multiple regression analysis, t-statistics, ANOVA, MANOVA, correlations, इस तरह की चीज़ें हम लोग जो है उस पर अप्लाई कर रहे होते हैं. अगर डाटा इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स आए our research will be quantitative research. अगर डाटा इन द फॉर्म ऑफ verbatim आए, इंटरव्यूज से जो डाटा हमारे पास आ रहा होता है, सेंटेंसेस की फॉर्म में हमारे पास जो डाटा आ रहा होता है, वो डाटा हमारे पास, वो रिसर्च हमारे पास क्वालिटेटिव रिसर्च होती है. अगर आपने आसानी के लिए आपने याद रखना हो, क्वांटिटेटिव रिसर्च इज द रिसर्च विच इज बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव डाटा, क्वालिटेटिव रिसर्च इज द रिसर्च विच इज बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव डाटा. ये बेसिक क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है हमें अपने ऑडियंस को बताने के लिए, क्योंकि इन चीज़ों की बेस पर हम लोगों का रिसर्च डिज़ाइन जो है वो बन रहा होता है. अच्छा, जब लेट्स स्टार्ट डिस्कशन ऑन रिसर्च डिज़ाइन. रिसर्च डिज़ाइन में भी हमारे पास जो है वो तीन मेजर चीज़ें हैं जो हम लोगों ने जो है वो डिसाइड करनी है. रिसर्च फ़िलॉसफी, हमारी रिसर्च की ओवरऑल फ़िलॉसफी क्या है, इस पर मैं भी आपसे बात करता हूँ. हमारी जो है रिसर्च की अप्रोच क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे. और इसके साथ साथ हम लोगों ने बात करनी है अपनी रिसर्च की स्ट्रेटजी की और अपनी रिसर्च का टाइम स्केल की, अपनी रिसर्च की जो है वो डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट की, रिसर्च अप्रोच, फ़िलॉसफी, स्ट्रेटजी, और उसके बाद हम लोगों की रिसर्च टाइम डायमेंशन और डाटा कलेक्शन टाइम स्केल. ये डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, टाइम स्केल तो ऊपर कवर हो गया ना, इंस्ट्रूमेंट. सो ये चीज़ें हम लोगों ने जो है वो इस स्टेज पर हम लोग जो है वो कर रहे होंगे. सो ये याद रखिएगा, ये दोनों हमारी, ये सारी जो है वो हमारी रिसर्च डिज़ाइन के 5 एलिमेंट्स हैं. चलें जी,
हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हम लोगों ने रिसर्च डिज़ाइन बनाना है। रिसर्च डिज़ाइन के लिए जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ पर एम्फसाइज़ करना चाहिए कि हमें एक रिसर्च के लिए एक रिसर्च डिज़ाइन क्यों बनाना चाहिए। यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ मटेरियल इन विच यू विल फाइंड रीजंस फॉर डेवलपिंग अ रिसर्च डिज़ाइन। ये सारी डिबेट करने के बाद यू नीड टू टॉक अबाउट कि हमारे पास एक बड़ा अच्छा रिसर्च डिज़ाइन अवेलेबल है विच इज़ प्रपोज बाय सॉन्डर्स एट ऑल। ये आपको ऑनलाइन इस पर अगर आप सर्च करें आपको मिल जाएगा, सॉन्डर एट ऑल की रिसर्च मिल जाएगी। बिजनेस रिसर्च मेथड्स की बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बड़ी फेमस बुक है, इसको ज़रूर देखिएगा। और इसके बाद इन्होंने जो मॉडल प्रपोज किया है उस मॉडल का नाम है रिसर्च अनियन, ये ज़रूर देखिएगा। रिसर्च अनियन की जो पुराना मॉडल रिसर्च अनियन का है विच वाज गिवन सम टाइम क्लोज टू 2007, उसके अंदर ये 5 डायमेंशंस हुआ करती थी। जो इसका रीसेंट मॉडल है 2014 वाला, उसके अंदर इन 5 की बजाय 6 डायमेंशंस जो अवेलेबल है। ये जो 5 डायमेंशंस हैं इन पर मैंने एक वीडियो बनाई थी काफ़ी अर्सा पहले। वो मेरी वायरल वीडियो है, वो ज़रूर देखिएगा। जब आप यूट्यूब में रिसर्च अनियन को सर्च करते हैं 5th 6th 7th नंबर पे आपको वो वीडियो नज़र आ जाती है, उर्दू में है, उसके हज़ारों व्यूज़ हैं। वहाँ पर आपको इसकी काफ़ी डिटेल नज़र आएगी। अभी के लिए मैं जो सॉन्डर्स का लेटेस्ट मॉडल है उसको मैं आप लोगों के लिए चूज़ कर लेता हूँ। उसमें हमारे पास एक 4th लेवल पर एक लेयर थी जिसका नाम था रिसर्च चॉइसेस, वो उन्होंने स्पेसिफाई किया, और फिर बाकी 2 लेयर्स तो वैसे ही हैं। हमारे पास रिसर्च अनियन को पहले हम समझते हैं कि रिसर्च अनियन क्या है। जिस तरह अनियंस की डिफरेंट लेयर्स को हम पील करके एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाते हुए अनियन के सेंटर में जाते हैं, वैसे ही जो सॉन्डर्स का रिसर्च डिज़ाइन है उसमें सबसे पहले हम आउटर लेयर रिसर्च फिलॉसफी को देखते हैं, फिर अप्रोच को, फिर स्ट्रेटजी को, एंड मूविंग ऑन हम डिफरेंट स्टेजेस को जो है वो देख रहे होते हैं। मैं देखता हूँ अगर मेरे पास कहीं पर रिसर्च अनियन आपके लिए नज़र आ जाए तो आई कैन शेयर दैट विद यू। ये मेरा अपना PhD का रिसर्च प्रपोजल है। आई कैन सी इफ दिस हैज़ गॉट रिसर्च अनियन इन इट। ओह यस, इट हैज़ गॉट रिसर्च अनियन। सो मैं यहाँ से आप लोगों को दिखा देता हूँ रिसर्च अनियन। दैट माइट हेल्प यू वेरी क्विकली। मैं आप लोगों को अपना रिसर्च अनियन जो है वो दिखा देता हूँ, और मैं रादर यहाँ से कॉपी करके मैं उसको उस जगह पर ले जाता हूँ जहाँ पर इसकी जो है वो ज़रूरत है। सो लेट मी क्विकली कॉपी इट फॉर यू। और ये कॉपी हो गया और ये यहाँ से बंद हो गया। सो ये था जी रिसर्च अनियन। फिर आप देखें आउटर लेयर, इनर, नेक्स्ट 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 एंड नेक्स्ट। सो 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड वी ऑल्सो हैव 6 डिफरेंट लेयर्स। हमारे पास हर लेयर के लिए हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमारे पास पहली लेयर जो है वो रिसर्च फ़िलासफ़ी को डिफ़ाइन करने के लिए है। यहाँ पर आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा रिसर्च फ़िलासफ़ी क्या होती है। फिर आपको ये जो अल्टरनेट फ़िलासफ़ीज़ हैं, पॉजिटिविज़म, इंटरप्रेटिविज़म, प्रैग्मेटिज़म, पोस्ट मॉडर्निज़म एंड क्रिटिकल रियलिज़म, ये आपको जो है वो डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल आप ये डिफाइन करते हैं दैट पॉजिटिविज्म इज अ स्ट्रक्चर्ड रिसर्च फिलोसफी दैट एम्फसाइज दैट रिसर्च एंड रिसर्च प्रोसेस आर टू डिफरेंट थिंग्स. Research and research settings are detached. A researcher can use structured data collection methods and collect data about the research issue. ये आप यहाँ पे कह सकते हैं. और उसके बाद आप इंटरप्रेटिविज्म क्या होती है वो आप डिफ़ाइन करते हैं. उसके बाद रियलिज्म क्या होती है वो आप डिफ़ाइन करते हैं. ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन करने के बाद एक नेक्स्ट पैराग्राफ आपके पास आएगा जिसमें आप क्लियर कट मेंशन कर रहे होते हैं दैट व्हाई यू हैव सिलेक्टेड अ particular रिसर्च फिलॉसफी. आपने कोई भी एक रिसर्च फिलॉसफी जो चूज़ की है वो आपने ये क्यों चूज़ की है. आपने जब ये पैराग्राफ आप लिख रहे होंगे तो आपने बताना है दैट आई हैव सिलेक्टेड पॉजिटिविज्म बिकॉज माय रिसर्च इन्वॉल्व्स क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस and I have rejected interpretivism because interpretivism suggests that we should use this philosophy in those research projects in which there is no specific aim and objective. But in my research, since we have got a
structured research approach in our research since we have got an aim. So we do not need to use interpretivism, which is generally used for developing research hypothesis, for developing new research aim. फिर आप ये कह सकते हैं कि हमने रियलिज्म इसलिए नहीं चूज़ की क्योंकि रियलिज्म आम तौर पर नेचुरल साइंस के रिसर्च प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो यूज़ हो रही होती है, जहाँ पर रिसर्च को एक कंट्रोल्ड लैब कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट या रिसर्च लैब में कंडक्ट किया जाता है. फिर आप कह सकते हैं कि क्योंकि हमारी रिसर्च जो है वो नेचुरल सेटिंग्स के अंदर हो रही होगी, सो हमने रियलिज्म को नहीं चूज़ किया. So you need to convince your audience that why you have selected a particular research philosophy and why you did not select the other research philosophy. इसी तरीके से जब हम लोग दूसरे स्टेप पे जाते हैं, हमारे पास रिसर्च अप्रोच आ जाती है. रिसर्च अप्रोच में जो हमारे पास ऑप्शंस हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं. हमारे पास डिडक्टिव अप्रोच है, हमारे पास इंडक्टिव अप्रोच है और हमारे पास जो है वो अबडक्टिव अप्रोच है. सो सिलेक्शन ऑफ दीज थ्री one of these It's three 1:30. methods depend upon the selection of your research philosophy. अगर आपने यहाँ पर मैं लेट से प्रेगमेटिज्म भी आप लोगों के लिए ऐड कर देता हूँ, प्रेगमेटिज्म भी आप लोगों के लिए ऐड कर देता हूँ. याद रखिएगा जब आपने इसको पढ़ना है तो आपको सॉन्डर्स रिसर्च अनियन को जो है वो कवर कर लेना चाहिए. सॉन्डर्स का रिसर्च अनियन books.google.com पे आपको मिल जाएगा. ऑनलाइन बेस पर बेतहाशा आपको लिटरेचर पढ़ने के लिए मिलेगा. कमिंग टू रिसर्च अप्रोच, यू नीड टू डिफाइन what is deductive approach. बेतहाशा मटेरियल आपको ऑनलाइन मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल deductive approach is based on use of quantitative data. Deductive approach is a top-down approach. Deductive approach involves use of statistical techniques for the analysis of quantitative data. A deductive approach is used in those research where there are specified research aim, objectives, and hypotheses. On the contrary, inductive approach is called bottom-up approach. It is used to generate research hypotheses rather than testing them. Inductive approach involves use of qualitative data. Deductive approach involves use of quantitative data. Deductive approach is linked with positivism philosophy. Inductive approach is linked with interpretivism philosophy. और फिर अबडक्टिव अप्रोच के बारे में भी इसी तरीके से आप एक्सप्लेनेशन दीजिएगा. और उसके बाद आप कह सकते हैं कि अबडक्टिव अप्रोच इज़ यूज इन दोज रिसर्च प्रोजेक्ट्स वेयर द सिलेक्टेड रिसर्च फिलोसफी इज प्रैग्मेटिज्म and researcher may be using both qualitative and quantitative data. जिस तरह आपने रिसर्च फिलोसफी के लिए आप लोगों ने बताया है कि वाई यू हैव सिलेक्टेड अ पार्टिकुलर रिसर्च फिलोसफी, उसी तरीके से यहाँ पर आपने बताना है वाई यू हैव सिलेक्टेड अ पार्टिकुलर रिसर्च अप्रोच एंड वाई यू रिजेक्टेड द अदर टू अप्रोचेस. सो ये हमेशा आप लोगों ने बताना है. एक पैराग्राफ के अंदर आप अप्रोचेस को एक्सप्लेन कर रहे होंगे. अप्रोचेस होती क्या है, मेरिट्स डिमेरिट्स क्या होते हैं, इनको आपने प्रॉपरली साइट करना है. एक पैराग्राफ के अंदर आपने प्रॉपरली बताना है कि आपके रिसर्च फिलोसफीज अप्रोचेस क्या होती हैं, उनको प्रॉपरली साइट करना है. यहाँ पर आप फिलोसफीज को एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पर आप अप्रोचेस को एक्सप्लेन करेंगे विच इन्वॉल्व्स उसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, मेरिट्स डिमेरिट्स, और उनको प्रॉपरली साइट करें. और अगले ही पैराग्राफ में इस सेक्शन के अंदर यहाँ पर आपने अपनी रीजंस बतानी है कि क्यों आपने जो है वो एक अप्रोच सिलेक्ट की और दूसरों को आपने रिजेक्ट किया. ये जो सेकंड पैराग्राफ है ये है इन रिसर्च डिज़ाइन फ्रेमवर्क का आपके प्रोजेक्ट के साथ लिंकेज. थर्ड स्टेप, रिसर्च स्ट्रेटजीज. जो रिसर्च स्ट्रेटजीज हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें हमारे पास सर्वे, केस स्टडी, एक्शन रिसर्च, एथनोग्राफी, आर्काइवल रिसर्च, then we have got grounded theory, and then there are others. So let's quickly look at research onion. वहाँ पे क्या दिया हुआ है. So we have got so ये इन्होंने एक स्टेप पीछे आ गया, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ. वी हैव गॉट एक्सपेरिमेंट, सर्वे, आर्काइवल, केस स्टडी, एथनोग्राफी, नरेटिव. एक्सपेरिमेंट्स मैं यहाँ से भूल गया था, वो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख देता हूँ. एक्सपेरिमेंट्स. एक चीज़ मुझे और यहाँ पे करेक्ट करनी है, वो है रिसर्च चॉइसेस विच इज़ नंबर 3 और रिसर्च स्ट्रेटजीज आर नंबर 4. दैट वाज माय मिस्टेक. मैं इसको जल्दी से करेक्ट कर लेता हूँ. जब हमने रिसर्च
चॉइसेस के बारे में बात करनी है, जिसको हम कहते हैं मेथडोलॉजिकल चॉइसेस। हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल। वी हैव गॉट मोनो मेथड क्वांटिटेटिव, मोनो मेथड क्वालिटेटिव, मल्टी मेथड, मिक्स्ड मेथड। ब्रॉडली 3 चीज़ें हैं यहाँ पर। मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ यहाँ पर मोनो, देन वी हैव गॉट मल्टी, देन वी हैव गॉट मिक्स्ड मेथड। ये 3 एरियाज हैं ब्रॉडली। बाकी वो मोनो के अंदर मैं बता देता हूँ आपके पास क्या है, मिक्स्ड के अंदर बता देता हूँ क्या है। मोनो मेथड ये आपके पास ऑप्शन है। मोनो मेथड आपके रिसर्च चॉइसेस में वो ऑप्शन है जिसमें आप एक मेथड यूज कर रहे होते हैं। इधर यू आर यूजिंग क्वांटिटेटिव डाटा और यू आर यूजिंग क्वालिटेटिव डाटा। सो इसको मोनो क्वांट एंड मोनो क्वाल, ये आपके पास 2 फर्दर ऑप्शन जो है वहां पर आपको नजर आएंगे, मोनो क्वांट एंड मोनो क्वाल। सिर्फ एक मेथड जो मल्टी मेथड है उसमें आप मल्टी क्वांट, आप दो तरह के क्वांटिटेटिव मेथड्स आपने यूज करने शुरू कर दिए। आपने 2 तरह के क्वालिटेटिव मेथड यूज करने शुरू कर दिए। फॉर एग्जांपल आपने एक क्वालिटेटिव डाटा आपने लिया क्वेश्चन इंटरव्यू से, दूसरा क्वालिटेटिव डाटा आपने ऑब्जर्वेशन से लेना शुरू कर दिया। सो चॉइसेस में एक ही डोमेन, इधर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डोमेन में रहते हुए आपने एक से ज्यादा तरह की डाटा यूज करना शुरू कर दिया। जो मिक्स मेथड है उसमें आपने बोथ क्वांट एंड क्वाल यूज करना है। आपने क्वांटिटेटिव डाटा भी यूज करना है, आपने क्वालिटेटिव डाटा भी यूज करना है। जिस तरीके से हमारी रिसर्च फिलॉसफी की बेस पर हमने अप्रोच चूज की, वैसे ही हमारी रिसर्च अप्रोच की बेस पर हम लोगों ने जो है वो अपनी रिसर्च चॉइस जो है वो करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने पॉजिटिविज्म सेलेक्ट किया है, तो आपकी जो अप्रोच होगी वो डिडक्टिव अप्रोच होगी, और आपकी जो अप्रोच यहाँ पर आप यूज़ करेंगे वो होगा मोनो क्वांट, अगर आपने ये यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इंटरप्रेटिविज्म यूज़ कर रहे हैं तो आपकी जो अप्रोच होगी वो अब्डक्टिव होगी, और यहाँ पर आप इधर मोनोक्वाल या मल्टी क्वाल आप यूज़ कर रहे होंगे, और उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी जो है वो मल्टी क्वांट आपका जो है वो आ रहा होगा। अगर आपकी अप्रोच जो है वो प्रैग्मेटिज्म है, लेट्स से अगर आपकी अप्रोच प्रैग्मेटिज्म है, तो हम लोग जो है वो यहाँ पर अब्डक्टिव रीजनिंग और यहाँ पर हम जो है वो मिक्स मेथड जो है वो यूज़ कर रहे होंगे। सो अगेन मैं इस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं कर रहा, आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपने ऊपर अपने ऑडियंस को कन्विंस किया है कि मेथड्स क्या हैं और उसके बाद हमने कौन सी एक पर्टिकुलर चॉइस ली, उसी तरीके से आपने जैसे ऊपर आप बता रहे हैं कि कौन सी रिसर्च फिलॉसफीज थी और हमने कौन सी चूज़ की, कौन सी रिसर्च अप्रोचेस थी और हमने कौन सी जो है वो चूज़ की, कौन सी रिसर्च चॉइसेस थी और हमारी रिसर्च चॉइस क्या है, ये आपने यहाँ पर भी बताना है। नेक्स्ट स्टेप इज रिसर्च स्ट्रेटेजी। ये हमारी 4th लेयर है। हमेशा की तरह हम लोग सबसे पहले हमारे पास जो रिसर्च स्ट्रेटजीज अवेलेबल हैं उनको हम डिस्क्राइब करेंगे, और उसके बाद हम बताएंगे कि हमने कौन सी रिसर्च स्ट्रेटजी जो वो चूज़ की। हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो है सर्वे, केस स्टडी, एक्शन रिसर्च, एथनोग्राफी, आर्काइवल रिसर्च, ग्राउंडेड थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट। सर्वे रिसर्च जो है ये क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के साथ इसका लिंक है। जो हमारे पास केस स्टडी रिसर्च है इसका ताल्लुक हमारे पास जो है वो क्वालिटेटिव के साथ है। ये याद रखिएगा मेजर चीज़ें, ठीक है। और जो हमारी रियलिज्म है उसका ताल्लुक हमारा जो है वो एक्सपेरिमेंट के साथ है। सो ऑलरेडी वो हमारे पास है। ये मैं आपको लोगों के साथ बाकी डिस्कस कर लेता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद एक्शन रिसर्च। पहले हम वो डिसाइड करते हैं कि जो हमने नहीं यूज़ करनी। एक्शन रिसर्च एक ऐसा रिसर्च प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमें ये कहा जाता है कि आप एक मैनेजमेंट इशू आइडेंटिफाई करें, उसका एनालिसिस करें, रिकमेंडेशंस जनरेट करें और उन रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट भी करें,
और इम्प्लीमेंट करने के बाद ये देखें कि क्या डिज़ायर्ड रिजल्ट्स अचीव हुए या नहीं हुए। अगर डिज़ायर्ड रिजल्ट्स अचीव नहीं हुए तो फिर से हमें रिसर्च करना पड़ेगी। अगर डिज़ायर्ड रिजल्ट्स अचीव हो गए हैं तो हमारा जो है रिसर्च प्रोसेस वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव नहीं होते तो इट विल बिकम एन आइटरेटिव प्रोसेस। आप बार बार रिसर्च करेंगे, फाइंडिंग्स जनरेट करेंगे, रिकमेंडेशंस जनरेट करेंगे, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, फाइंडिंग्स आएंगी, देखेंगे डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव नहीं हुए, बार बार रिसर्च करते जाएंगे। आम तौर पर एकेडमिक रिसर्च में हमसे ये नहीं मांगा जाता, ये मांगा जाता है कमर्शियल रिसर्च में, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट फॉर एग्जांपल। तो हमारा तो ये पर्पस ही नहीं होता। सो वी कैन कन्विंस द सुपरवाइजर और आवर ऑडियंस दैट सिंस दिस वाज नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम दिस रिसर्चर इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंडक्ट एन आइटरेटिव प्रोसेस, implement findings and check the results, so we will not choose action research. Ethnography requires researcher to become the part of research setting for few months, for example for few weeks, and observe the phenomena. ये इंटरप्रेटिविज्म के साथ जो है वो लिंक्ड है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ें नहीं रिक्वायर की जाती। फॉर एग्जांपल सोशल साइंस, बिजनेस रिसर्च में चीज़ें नहीं रिक्वायर की जाती। कल्चरल स्टडीज़ में शायद ये की जाए, लेकिन बिजनेस रिसर्च में ये आमतौर पर नहीं की जाती। फिर ये इंटरप्रेटिविज्म के साथ है, क्योंकि कोविड की वजह से लोगों के लिए पॉसिबल ही नहीं होता कि रिसर्च सेटिंग्स में जाए, सोशल डिस्टेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, सो लोग ये नहीं करते। सो एथनोग्राफी को डिफाइन करें और क्यों नहीं आपने चूज़ की ये बता दें। आर्काइवल रिसर्च भी हम लोग बिजनेस आर्काइव्स को देखते हैं, वहाँ से जाके हम लोग देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, क्या डाटा अवेलेबल है, वहाँ से हम जाके जो है वो कोई मैनेजमेंट इशू आइडेंटिफाई करके आ रहे होते हैं। ये भी इंटरप्रेटिविज्म के साथ है। ग्राउंडेड थ्योरी भी इंटरप्रेटिविज्म के साथ है, क्योंकि हम लोग ये रिसर्च नहीं कर रहे आर्काइवल, हम लोग इंटरप्रेटिविज्म नहीं यूज़ कर रहे, विल नॉट यूज़ ग्राउंडेड थ्योरी। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि हमारी जो रियलिज्म है जो नेचुरल साइंस के साथ है, और अगर हम डाटा नेचुरल साइंस के पर्सपेक्टिव से लेके आ रहे हैं तो दैट विल कम फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। सो हम लोग एक्सपेरिमेंट्स भी जो है वो नहीं सिलेक्ट कर रहे होंगे। हमेशा की तरह आपने ये सारी चॉइसेस स्ट्रेटजीज बतानी है और उसके बाद आपने एक्सप्लेन करना है दैट व्हाई यू हैव सिलेक्टेड अ पर्टिकुलर रिसर्च स्ट्रेटजी। और जी नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ सुटेबल टाइम डायमेंशन। दो मेजर टाइम डायमेंशन हैं हमारे पास, क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल। सो दो मेजर हमारे पास कौन कौन सी हैं, क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल, जिसको हम टाइम सीरीज भी कहते हैं। सो आपकी आसानी के लिए टाइम सीरीज और लॉन्गिट्यूडनल, ये दो हमारे पास जो है वो ऑप्शंस हैं। ये दोनों मैं जल्दी से आपको बता भी देता हूँ कि ऑप्शंस क्या होते हैं। क्रॉस सेक्शनल डाटा कलेक्शन जो डिज़ाइन है उसमें रिसर्चर सिर्फ एक दफ़ा डाटा कलेक्ट कर रहा होता है। टाइम सीरीज़ या लॉन्गिट्यूडनल हमारे पास जो टाइम डायमेंशन है उसमें रिसर्चर एक से ज़्यादा दफ़ा जो है वो डाटा कलेक्ट करता है। क्रॉस सेक्शन में हम एक दफ़ा 40 कस्टमर से, 200 कस्टमर से, 20 कंपनी से डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। टाइम सीरीज में डाटा कलेक्ट किया जाए, पहले हम एक दफ़ा कस्टमर से एक चीज़ पूछें, उसके बाद दोबारा उस चीज़ के बारे में हम लोग पूछें। फॉर एग्जांपल हम कस्टमर से पूछ सकते हैं कि ये बताएं आपको XYZ प्रोडक्ट कैसी लगती है। उसके बाद कस्टमर को वो प्रोडक्ट खाने के लिए, यूज़ करने के लिए दें। आफ्टर अ मंथ दोबारा हम कस्टमर से पूछें कि वो क्या है। सो प्री टेस्टिंग एंड पोस्ट टेस्टिंग ये हमारे पास आ जाता है। ये जो डाटा हमारे पास होगा ये टाइम सीरीज या लॉन्गिट्यूडनल, ऐसा डाटा जो 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स इन टाइम पे कलेक्ट किया जाए। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की इन्फ्लेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1999 में क्या थी, 2001, 2, 3, 4, 5 अप टिल 2022 क्या थी, ये आपका टाइम सीरीज डाटा है। अगर हमारा रिसर्च पर्पज हमसे रिक्वायर करे कि हम एक से ज़्यादा दफ़ा डाटा कलेक्ट करें, दैट विल बी योर टाइम सीरीज डाटा। और अगर हमारा रिसर्च पर्पस हमसे ऐसा नहीं रिक्वायर कर रहा तो दैट विल बी आर क्रॉस सेक्शनल। हमेशा की तरह आपने इन मेथड्स को एक्सप्लेन करना है और उसके बाद आपने एक पैराग्राफ के अंदर बताना है कि आपने कौन सा पर्टिकुलर जो है वो टाइम डायमेंशन जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट किया है, ये ज़रूर आपने बताना है। वंस अगेन एक पैराग्राफ के अंदर रिसर्च अनियन के ऑप्शंस क्या थे वो आपने बताने हैं, उनको एक्सप्लेन करना है, प्रॉपरली साइट करना है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। दूसरे पैराग्राफ में आपने ये बताना है
कि आपने कौन सा चूज़ किया और उसकी रीज़न क्या थी, और आपने कौन से नहीं चूज़ किए उसकी रीज़न क्या थी। आपने एक रीजन जस्टिफिकेशन लेकर आनी है। लास्ट ऑप्शन हमारे पास है डाटा कलेक्शन एंड ऑप्शंस। डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास जो ऑप्शंस आते हैं, दोज ऑप्शंस इंक्लूड क्वेश्चनियर। सबसे पहले हम क्वेश्चनियर ले आए, ठीक है। फिर हमारे पास इंटरव्यूज़ आ जाते हैं, फिर हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ जाती है, फिर हमारे पास फोकस ग्रुप डिस्कशन आ जाती है, एंड देन वी आल्सो हैव सेकेंडरी डाटा। ठीक है जी। सेकेंडरी डाटा कुड बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, सो ये मैटर ही नहीं करता। अच्छा, क्वेश्चनियर हम आम तौर पर सर्वेज के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, जिसके अंदर आई फॉरगॉट एक्सप्लेनिंग दिस। अब आई एम श्योर ये आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर्वे आपको पता है, आप इसको गूगल कर सकते हैं, केस स्टडीज़ क्या होती हैं आप इसको गूगल कर सकते हैं। क्वेश्चनियर हम यूज़ करते हैं सर्वेज के लिए। इंटरव्यूज़, ऑब्जर्वेशन, फोकस ग्रुप डिस्कशन हम लोग कर रहे होते हैं केस स्टडीज़ के साथ। सो ये याद रखिएगा, ठीक है। सेकेंडरी डाटा is something else, so I'm not going into lots of details। थोड़ा मैं बता देता हूँ। क्वेश्चनियर हम अडॉप्ट कर सकते हैं, हम खुद से डेवलप कर सकते हैं, हम अडॉप्ट कर सकते हैं। एक अडॉप्ट OPT, एक ADAPT है। इंटरव्यू गाइड बना सकते हैं, इससे क्वालिटेटिव डाटा कलेक्ट होगा, ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो ये भी आपको एक मेथड है, जिसमें ये भी आपका एक स्टेप है रिसर्च अनियन में, जिसमें आपने बताना है कि ये हैं क्या। इसमें क्वेश्चनर के एडवांटेजेस क्या है, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, फोकस ग्रुप डिस्कशन, सेकेंडरी डाटा के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उनको आपने सेलेक्ट करना है, उनको आपने डिस्कस करना है, और उसके बाद आपने कौन सा जो है वो डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट चूज़ किया उसको आपने एक्सप्लेन करना है। एक आपकी आसानी के लिए अगर हम पॉजिटिविज्म सेलेक्ट करें तो हमारी अप्रोच डायरेक्टिव, हमारा मेथड मोनो क्वांट या मल्टी क्वांट होगा, हमारी स्ट्रेटजी सर्वे होगी। आमतौर पर क्रॉस सेक्शनल डाटा कलेक्ट हो रहा होता है थ्रू क्वेश्चनियर। अगर हम इंटरप्रेटिविज्म फिलॉसफी सेलेक्ट कर रहे हैं तो अप्रोच इंडक्टिव, मल्टी क्वांट या मल्टी क्वाल या मोनोक्वाल। केस स्टडी आमतौर पे एथनोग्राफी आमतौर पे नहीं हम कर रहे होते, ग्राउंडेड थ्योरी नहीं कर रहे होते, आमतौर पे केस स्टडी। और फिर वंस अगेन क्रॉस सेक्शनल डाटा थ्रू इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, फोकस ग्रुप डिस्कशन। इसके लिए डिटेल वीडियो अवेलेबल है, वो ज़रूर देखें मेरे चैनल पे, रिसर्च अनियन पे। जब ये सारा काम हम लोग कर लेते हैं, जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है वो है पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग डिज़ाइन। सबसे पहले हमने डिफाइन करना होता है व्हाट इज़ पॉपुलेशन। सबसे पहले तो ये डिफाइन करना कि पॉपुलेशन होती क्या है, ठीक है। पॉपुलेशन इज समथिंग दैट इज़ ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द रिसर्चर, ठीक है। ये population could be defined as the totality of people, element, objects, incidents, event that might be of the interest of a researcher for a particular research issue। Population हमारे पास दो तरह की होती है। एक होती है हमारे पास theoretical population, और एक हमारे पास होती है थ्योरेटिकल पॉपुलेशन, या इसको टारगेटेड को एक्सेसिबल पॉपुलेशन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप IBM के लिए रिसर्च कर रहे हैं तो everyone everywhere in this universe will be your theoretical population। एक्सेसिबल पॉपुलेशन क्या है? पाकिस्तान में बैठे हुए लाहौर के अंदर जो लोग हैं, जो जिनके पास IBM के थिंक पैड या IBM का, एप्पल का कोई लैपटॉप है, तो वो आपके लिए जो एक्सेसिबल पॉपुलेशन। ये याद रखिएगा, IBM के रिसर्च के लिए IBM के यूज़र्स, एप्पल मैकबुक के रिसर्च करने लगे हैं तो एप्पल मैकबुक के यूज़र्स है वो आपके एक्सेसिबल पॉपुलेशन होंगे। सो एनीथिंग दैट माइट बी ऑफ इंटरेस्ट of the research related to a particular research issue will be your research population। हमेशा की तरह सबसे पहले आपने डिफाइन करना है पॉपुलेशन है क्या, होती क्या है, पॉपुलेशन की क्या ज़रूरत है रिसर्च के अंदर, और उसके बाद आपने अपनी पॉपुलेशन को जो है वो द पॉपुलेशन ऑफ दिस रिसर्च इंक्लूड्स, आपने थ्योरेटिकल पॉपुलेशन बतानी है।
ठीक है, कि आपके रिसर्च के द पॉपुलेशन ऑफ दिस रिसर्च इंक्लूड ऑल द पीपल हु आर यूजिंग एप्पल्स मैकबुक। और उसके बाद ये कौन सी पॉपुलेशन आपने बताई है, थ्योरेटिकल। ठीक है, अब आपने बताना है, कन्विंस करना है अपने ऑडियंस को कि थ्योरेटिकल पॉपुलेशन तो आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है। सो आप जो है वो अपनी एक्सेसिबल पॉपुलेशन डिफाइन करते हैं। सो डिफाइन योर एक्सेसिबल पॉपुलेशन डिपेंडिंग अपॉन योर रिसोर्सेज। आप अपनी एक्सेसिबल पॉपुलेशन जो है वो डिफाइन कर रहे होंगे। अच्छा, मैंने शायद पहले कहा था कि आप जो है वो 2 सेक्शंस में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कह देते हैं रिसर्च पॉपुलेशन। थर्ड, ये हमारा थर्ड था। ठीक है, और इसके बाद आपकी जो है वो सैम्पलिंग, आप इसको 2 सेक्शंस में भी लेके जा सकते हैं। दैट्स एंटायरली अप टू यू कि आप इसको 1 सेक्शन में करना है, 2 में करना है। अपनी आसानी के लिए हम लोग जो है वो यहाँ पर जो है वो हेडिंग्स दे रहे हैं ताकि रीडरशिप इम्प्रूव हो जाए। हमेशा की तरह सबसे पहले हमने बताना है कि सैम्पल होता क्या है। सैम्पल इज़ अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल वो होता है जिसके अंदर तमाम वो फीचर्स हों जो कि पॉपुलेशन के अंदर हैं। व्हाट इज़ अ सैम्पल एंड व्हाट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल, ये आपने बताना है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपने टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स हमारे पास क्या है वो आप एक्सप्लेन कर रहे हो। एक्चुअली यहाँ पर आपको सबसे पहले बताना चाहिए वाई सैम्पलिंग। वाई सैम्पलिंग इसलिए कि हमारे पास इतने इकोनॉमिक, टाइम और फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते कि हम पूरी की पूरी रिसर्च पॉपुलेशन को हम लोग जो वो टारगेट कर सकें। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन से डिपार्ट करके हम रिसर्च सैम्पल की तरफ आ जाते हैं। सैम्पल इज़ अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। ये करने के बाद थर्ड स्टेप पे आप बता रहे होंगे टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स, हमारे पास 2 ब्रॉड सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग, और दूसरी हमारे पास जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड। नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग टेक्निक्स को ज़्यादा रिलायबल जो है वो समझा जाता है। इनको ज़्यादा रिलायबल इसलिए समझा जाता है कि इन टेक्निक्स के अंदर रिसर्चर की जो है वो बायसनेस का लेवल जो है वो कम होता है। जो नॉन प्रोबेबिलिटी बेस है इसमें रिसर्चर की बायसनेस इन्वॉल्व होती है। सो रिसर्चर की बायसनेस से पॉसिबल है कि हम एक ऐसा जो है वो सैम्पल सेलेक्ट कर लें जिसमें रिसर्चर की जो पार्टिकुलर रिजल्ट्स की तरफ इंक्लिनेशन है वो आ जाए। प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग की टेक्निक्स, पहले तो इसको डिफाइन करें, प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग क्या होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग क्या होती है, फिर इसकी जो टाइप्स हैं वो बताएं। हमारे पास क्लस्टर्ड सैम्पलिंग है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, वो जो भी आपके पास है वो बताएं। फिर नॉन प्रोबेबिलिटी की बताएं, कन्वीनियंस बेस्ड, जजमेंटल बेस्ड, जो भी आपके पास टाइप्स हैं वो बताएं। और वंस अगेन यहाँ पर आपको एक चीज़ हमेशा बतानी है कि प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग टेक्निक्स अप्लाई करने के लिए आपके पास पॉपुलेशन फ्रेम जो है वो होना चाहिए। पॉपुलेशन फ्रेम क्या होता है, ये एक ऐसी लिस्ट है जिसमें तमाम एलिमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो अवेलेबल हों। इस लिस्ट के थ्रू हम तमाम लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग में तमाम एलिमेंट्स के सिलेक्ट होने के चांसेस नोन होते हैं। अगर हमें तमाम मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन ही नहीं पता तो हम उनके सिलेक्शन के चांसेस नोन कैसे कर सकते हैं। सो वो पॉपुलेशन फ्रेम जब हमारे पास आ जाता है तब हम उसको कर सकते हैं। पॉपुलेशन फ्रेम के एग्जांपल है लिस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन अ क्लास, लिस्ट ऑफ ऑल द सिटीज़ इन द प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, लिस्ट ऑफ ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ये पॉपुलेशन फ्रेम है। इसमें कोई भी आप, ये लिस्ट आपकी एग्जॉस्टिव है, कंप्लीट है, आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास ये पॉपुलेशन फ्रेम नहीं होता। दैट इज अ रीजन कि हम लोग प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग जो कि रिक्वायर्ड होती है कई टेस्ट के लिए, उसको डिपार्ट करके हम नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग में चला जाएं। फॉर एग्जांपल, हमें क्या पता कि लाइमलाइट के कस्टमर्स कौन कौन से हैं, किन किन लोगों ने लाइमलाइट से जो है वो चीज़ें खरीदी हैं। ये शायद लाइमलाइट को भी ना पता हो, क्योंकि लाइमलाइट ये सारा रिकॉर्ड अपनी जो रिटेल ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं कर रहा होता।
ठीक है। सो हम नॉन प्रोबेबिलिटी बेस पे जाते हैं और उसकी रीजन बताते हैं दैट वी डू नॉट हैव एन एक्सेस टू द पॉपुलेशन फ्रेम और देर इज नो रेडिली अवेलेबल पॉपुलेशन फ्रेम और इट इज डिफिकल्ट फॉर द रिसर्चर टू डेवलप एन एक्यूरेट पॉपुलेशन फ्रेम, सो वी आर यूजिंग नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग। सो ये करने के बाद आप यहाँ पर जाएं और आप बताएं कि हमारा सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी है और हमने उसको क्यों चूज़ किया। ठीक है जी, उसको डिस्क्राइब आप ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पर आपने उसको कर दिया। अगला जो इंपॉर्टेंट इशू है जो आपने यहाँ पर रिजॉल्व करना है दैट इज़ ऑफ सैम्पल साइज। सैम्पल साइज में हमारे पास कई रीजंस हैं जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वी कैन ऑलवेज से कि हम लोगों ने जो है वो हमारे पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल थे जिसकी वजह से हमने जो है वो एक 100 या 150 का सैम्पल साइज जो है सिलेक्ट कर लिया। सो रीजंस हमारे पास आ सकती हैं। सो वन रीज़न कुड बी इकोनॉमिक रीज़न, लैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। ठीक है, और फिर हम कह सकते हैं कि जी हमने लिटरेचर से आप ले आए कि जी ऑलरेडी जो रिसर्च हुई थी उसमें ये सैम्पल साइज सेलेक्ट किया गया था तो हमने ये सेलेक्ट किया। फिर एक आपके पास जो है ना वो मल्टीपल्स ऑफ 10 भी है, मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड मल्टीपल्स ऑफ 10। ये आपको एक लिटरेचर में मिल जाएगा कि जितने आपके रिसर्च क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चनियर के अंदर जितने आपके रिसर्च क्वेश्चंस हैं उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपका सैंपल आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 40 लेट्स से 12 क्वेश्चंस हैं तो आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो योर सैंपल साइज विल बी 120। सो ये भी आपके पास जो है वो एक बेस है। ठीक है, और देन वी हैव अदर बेसिस। आप इसको स्टैटिस्टिकल फार्मूला भी आपके पास अवेलेबल है, उनको यूज़ करके भी आप जो है वो अपना सैम्पल साइज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आमतौर पे 150, 200, 100 इज़ गुड सैम्पल साइज फॉर एमफिल लेवल रिसर्च और पीएचडी के लिए 250 एंड ऑनवर्ड। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप इज़ डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट अगर आपने क्वेश्चनियर चूज़ किया हुआ है या इंटरव्यू चूज़ किया हुआ है, यहाँ पर आपने उसके बारे में जो वो बात करनी है। ठीक है, क्वेश्चनियर यूज़ किया हुआ है तो आप बताएं कि उसके अंदर कितने सेक्शंस हैं, क्वेश्चनियर स्टार्ट कैसे होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चनियर के स्टार्ट पे आप लोग बता सकते हैं कि आप रिसर्चर की प्रोफेशनल एफिलिएशन बताएं। रिसर्चर की प्रोफेशनल एफिलिएशन बताने के बाद ये बताएं कि रिसर्च का पर्पस क्या है, रिसर्च क्यों की जा रही है और रिसर्च में पार्टिसिपेशन वॉलंटरी है, रिसर्चर जब चाहे पार्टिसिपेंट जब चाहे रिसर्च प्रोसेस को छोड़ के जा सकते हैं। ये सारी बातें बताएं। फिर आप ये बताएं कि अगर किसी ने कोई चीज़ पूछनी हो तो वो रिसर्चर को कैसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। क्वेश्चनर जब एक्चुअली स्टार्ट हो तो क्वेश्चनर के स्टार्ट पर जो है वो आपको वंस अगेन पर्पस ऑफ रिसर्च बताना चाहिए ताकि ऑडियंस उस फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाए कि उनसे क्या पूछा जा रहा है, ये इन्फॉर्म्ड पर्पस भी हो जाएगा। फिर आप बताएं कि रिसर्च का जो आपका क्वेश्चनर है उसके कितने सेक्शंस हैं, क्वेश्चंस को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ये सारी बातें आप अपने क्वेश्चनर में यहाँ बताएं। क्वेश्चनर की डिस्क्रिप्शन जब यहाँ पे आप लिखेंगे बताएं सेक्शंस कौन से हैं, हर सेक्शन में क्या चीज़ पूछी जा रही है, आप स्केल्स कौन से यूज़ कर रहे हैं, ये सारा यहाँ पे बताएं। और ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग्स फॉर इंटरव्यूज। डाटा कलेक्शन के लिए जब आप जाएंगे तो आपने बताना है कि आपने डाटा एक्चुअली कैसे कलेक्ट किया। ठीक है, उसके लिए आपको बताना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन योर रिसर्च कि क्या आपने 1-to-1 इन पर्सन डाटा कलेक्ट किया, आपने इंटरसेप्ट टेक्निक यूज़ की, आप किसी मॉल में गए, वहाँ पर कस्टमर जैसे ही दुकान से बाहर निकला आपने उसको क्वेश्चन उसको अप्रोच किया, उससे रिक्वेस्ट की, पर्पस बताया, अपना इंट्रोडक्शन करवाया और उसके बाद उसको रिक्वेस्ट की कि वो पार्टिसिपेट करे। ये आपका डाटा कलेक्शन है। और दूसरा आप ये कह सकते हैं कि जी आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल को यूज़ करते हुए कस्टमर्स को अप्रोच किया और उसके बाद उनसे रिक्वेस्ट की कि वो इस रिसर्च में पार्टिसिपेट करें। अच्छा, डाटा कलेक्शन के लिए 2-3 चीज़ें हमें हमेशा बतानी चाहिए। ठीक है, एक चीज़ तो हमें ये बतानी चाहिए नंबर ऑफ पीपल हु वर एक्चुअली अप्रोच्ड। ठीक है,
ये हमें ज़रूर बतानी चाहिए। फिर हमें वो भी बताना, नंबर ऑफ पीपल हु रिफ्यूज्ड पार्टिसिपेशन। फिर आपको बताना चाहिए कि number of questionnaires, let's say, that were usable। अच्छा, ये जो नंबर ऑफ पीपल अप्रोच है, लेट्स से आपने 200 लोगों को अप्रोच करने की कोशिश की और उनमें से जो है वो 40 लोग तो आपको मिले ही नहीं हैं। सो आपकी एज अ रिसर्चर आपकी एफर्ट है कि आपने 200 लोगों को अप्रोच करने की कोशिश की, ये आपकी एफर्ट है, इसको एक्नॉलेज किया जाना चाहिए कि आपने 200 लोगों को अप्रोच किया, ये आपकी एफर्ट है, इसको आपके सुपरवाइज़र को एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये 40 लोग जो हैं ये अवेलेबल नहीं थे, जॉब पर थे, किसी मीटिंग में गए हुए थे, सो ये दैट इज़ एक्सेप्टेबल। दिस नंबर इज़ actually something that we'll be using, but this number is also important because this is what you have planned। आपने एक अच्छा कोशिश की एज अ रिसर्चर कि आप एक बड़ा सैंपल सेलेक्ट कर सकें। 160 लोग जो आप लोगों को मिले, उन 160 लोगों में से 40 लोगों ने जो है वो मना कर दिया कि हम इस रिसर्च के लिए अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ सम रीज़न। वंस अगेन ये वो डाटा है 120 जिसको हम अपने रिसर्च के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें इसको भी एक्नॉलेज करना चाहिए कि आपने 160 लोगों के साथ आप मिले। ये जो था आपका नॉन कॉन्टैक्ट रेट था, नॉन कॉन्टैक्ट रेट, और ये 160 क्या था, कॉन्टैक्ट रेट, ठीक है। ये 120 क्या था आपका रिस्पॉन्स रेट, और 40 क्या है आपका नॉन रिस्पॉन्स रेट। क्योंकि हम सारी चीज़ें जो हैं वो लिख रहे होते हैं परसेंटेजेस में, तो आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है जी। 160 लोगों में से जो है वो हमारे पास कितने लोगों ने जो है वो रिस्पॉन्ड किया, 120 लोगों ने। सो अकॉर्डिंगली आपका जो है वो इस पे रिस्पॉन्स रेट और नॉन रिस्पॉन्स रेट जो है वो बन जाएगा, ये याद रखिएगा। जो 120 लोगों ने हमें रिस्पॉन्ड किया उनमें से 30 क्वेश्चनियर्स तो ऐसे थे जो कि काबिल इस्तेमाल ही नहीं थे। सो 90 सर्वेज जो है वो हम लोगों ने यूज़ किए विच विल बी योर इम्पैक्ट रेट। और ये रिस्पॉन्स कॉन्टैक्ट रेट है, ये नॉन कॉन्टैक्ट रेट, ये 120 रिस्पॉन्स रेट है, ये नॉन रिस्पॉन्स रेट, ये इम्पैक्ट रेट है, ये नॉन इम्पैक्ट रेट, ठीक है। सो ये याद रखिएगा, ठीक है जी। डाटा कलेक्शन आपने कैसे की इसकी डिटेल्स बताएं, ठीक है। कब की, पार्टिसिपेंट्स को अप्रोच कैसे किया, ये सारी डिटेल्स आपको बतानी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में आपको डाटा एनालिसिस बताना चाहिए। वंस अगेन डाटा एनालिसिस की जो टेक्निक्स हैं ये डिपेंड करेगा कि आप सर्वे कर रहे हैं, आप जो है वो इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव डाटा यूज़ हो रहा है या क्वालिटेटिव डाटा यूज़ हो रहा है। अगर आप क्वांटिटेटिव डाटा यूज़ कर रहे हैं तो आपको बताना चाहिए कि हमने इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव डाटा एनालिसिस यूज़ किया, ठीक है, जिसमें हमने मीन, मीडियन एंड मोड डाटा का चेक किया, एज वेल एज स्टैंडर्ड डेविएशन हमने चेक की, जिसका पर्पस फिर आप आगे ये भी कह सकते हैं कि जी हमने ये मीन, मीडियन, मोड डाटा की सेंट्रल टेंडेंसी देखने के लिए यूज़ किया और स्टैंडर्ड डेविएशन हमने डाटा की डिस्पर्शन देखने के लिए यूज़ किया। अगर आपकी रिसर्च जो है वो कॉजल रिसर्च है तो आप उसमें रिग्रेशन एनालिसिस बताएं कि आपने रिग्रेशन एनालिसिस किया है या आपने जो है वो मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस आपने यूज़ किया। जो भी आपका इशू है उसके मुताबिक आप बताएं। ये तो मैं शायद अभी ना बता पाऊँ, किसी दूसरी वीडियो में कवर करूँ कि कहाँ पे हमने रिग्रेशन यूज़ करना है, कहाँ पे हमने मल्टीपल रिग्रेशन यूज़ करना है। और इसके अलावा भी आपके पास जो डाटा एनालिसिस टेक्निक्स हैं उन टेक्निक्स को डिफ़ाइन करें और उन टेक्निक्स के जो रिक्वायर्ड टेस्ट्स हैं वो डिफ़ाइन करें। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैंने फैक्टर एनालिसिस यूज़ किया, तो उस फैक्टर एनालिसिस के लिए आपको बताना पड़ेगा कि उसमें आप KMO एंड बार्टलेट्स टेस्ट
बार्टलेस टेस्ट ऑफ स्फेरिसिटी आप यूज़ कर रहे होंगे और उनकी जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ क्या हैं. फॉर एग्जांपल KMO की जो रिक्वायर्ड वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर दैन 0.75 और इसके लिए शुड बी स्मॉलर दैन 0.001 और 5 आई कुड नॉट रिमेंबर राइट नाउ. सो डाटा एनालिसिस की जो भी टेक्निक्स आपने बतानी है उनको डिफ़ाइन करें और बताएं कि वो क्यों कर रहे हैं. सम टाइम लोग जो है वो डिफरेंट रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के लिए जो है वो डिफरेंट डाटा एनालिसिस टेक्निक्स कर रहे होते हैं, वो अलग-अलग बता रहे होते हैं कि पहले रिसर्च ऑब्जेक्टिव के लिए ये टेक्निक लगाएंगे, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए. मूविंग ऑन, हमारे पास एक और सेक्शन है जिसमें रिसर्च की रिलायबिलिटी और हम लोग जो है वो वैलिडिटी को चेक कर रहे होते हैं. सो हमेशा की तरह अगर आप चाहते हैं तो आप इसके दो सेक्शंस भी बना सकते हैं, रिलायबिलिटी ऑफ फाइंडिंग्स और उसके बाद वैलिडिटी ऑफ फाइंडिंग्स. आमतौर पर रिलायबिलिटी ऑफ फाइंडिंग्स पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है. हमारे पास 4 तरीके हैं जिससे हम लोग रिलायबिलिटी ऑफ फाइंडिंग्स जो है वो देख सकते हैं. पहला तरीका जो है वो हमारे पास है टेस्ट रीटेस्ट. दूसरा तरीका पैरेलल फॉर्म. तीसरा तरीका इंटरेटर रिलायबिलिटी और फिर है हमारे पास इंटर आइटम रिलायबिलिटी. अच्छा जी, पहली चीज़ तो ये है कि टेस्ट हमारे पास रिलायबिलिटी ऑफ फाइंडिंग्स होती क्या है. रिलायबिलिटी ऑफ फाइंडिंग्स का मतलब ये है कि जो जिस टॉपिक पर हम जो रिसर्च कर रहे हैं, जो टूल्स टेक्निक्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्या हमारे टूल्स टेक्निक एक्यूरेटली उस चीज़ को जो है वो कैप्चर कर रहे हैं या नहीं कर रहे. टेस्ट रीटेस्ट, हमने कोई एक रिसर्च कंडक्ट की, उसके रिजल्ट्स हमारे पास आ गए. लेट्स से रिजल्ट्स आए कि जो मीन हाइट है क्लास की वो है 5 फीट 7 इंचेस. अब हमने दोबारा उस जो है वो डाटा कलेक्ट किया. हो सकता है डाटा कलेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ गई हो. अगर दोबारा भी 5 फीट 7 इंचेस आता है तो हम लोग जो है वो टेस्ट रीटेस्ट के थ्रू हम कंफर्म करते हैं कि हमारी फाइंडिंग्स जो है वो रिलायबल हैं. लोगों से पहली दफ़ा नहीं डाटा कलेक्ट होता तो दोबारा डाटा वो कैसे कलेक्ट करेंगे. सो आमतौर पर टेस्ट रीटेस्ट को जो है वो नहीं सिलेक्ट किया जाता. पैरेलल फॉर्म, हम लोग एक वक्त में 2 डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जांपल 2 क्वेश्चनर्स हम लॉन्च कर देते हैं. एक क्वेश्चनर लॉन्च कर देते हैं, दूसरा इंटरव्यू लॉन्च कर देते हैं और दोनों के जो फाइंडिंग्स हैं उनको हम आपस में कंपेयर कर लेते हैं. इसको हम पैरेलल फॉर्म कहते हैं. वंस अगेन ये भी बड़ा मुश्किल है, लोगों से एक क्वेश्चनर्स के थ्रू डाटा नहीं कलेक्ट होता, 2 क्वेश्चनर्स कैसे अप्लाई हो होंगे. सो पैरेलल फॉर्म भी जो है वो नहीं यूज़ कर रहे होते. इंटरेटर रिलायबिलिटी में यह है कि एक फिनोमेना पर एक आदमी की बजाय 2 आदमी जो है वो डाटा कलेक्ट कर रहे हों, 2 या 2 से ज़्यादा लोग कलेक्ट कर रहे हों, दोनों का जो डाटा है उसका एनालिसिस किया जाए, उससे फाइंडिंग्स जनरेट की जाए, उन फाइंडिंग्स को कंपेयर किया जाए. अगर फाइंडिंग्स सेम है तो हम कहेंगे रिलायबिलिटी हाई है. ठीक है. इंटरेटर रिलायबिलिटी वंस अगेन ये भी डिफिकल्ट है, स्पेशली एकेडमिक रिसर्च में तो डाटा कलेक्शन खुद रिसर्चर ने खुद करनी होती है. सो इंटरेटर रिलायबिलिटी भी जाती रहती है. लास्टली वी हैव गॉट इंटर आइटम रिलायबिलिटी. इंटर आइटम रिलायबिलिटी में हम लोग क्वेश्चनर के अंदर एक ही चीज़ के बारे में मुख्तलिफ क्वेश्चंस कर रहे होते हैं और वो क्वेश्चंस के रिस्पॉन्स आपस में कितना मैच करते हैं, कितने उनका कोरिलेशन कितना हाई है, उससे हमें पता चल जाता है कि हमारी फाइंडिंग्स जो हैं वो सही हैं. इंटर आइटम रिलायबिलिटी के लिए जो टूल हम यूज़ कर रहे होते हैं वो एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसको हम कहते हैं क्रॉनबेक्स अल्फ़ा और इसकी वैल्यू 0.7 या उससे हाई होनी चाहिए. सो जितनी हाई होगी उतना अच्छा है. ये हम जो है वो SPSS वगैरह में बड़े आराम से ये निकल आती है. सो आमतौर पे क्रॉनबेक अल्फ़ा यूज़ कर रहे होते हैं. इसी तरीके से जब हम लोग जाते हैं तो हम वैलिडिटी, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडिटी होती है. हमारे पास एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है, हमारे पास इंटरनल वैलिडिटी होती है, हमारे पास कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होती है एंड देन देयर आर अदर वैलिडिटीज़. ठीक है. हमने इन सब वैलिडिटीज़ को जो है इंश्योर करना है. यू कैन ऑलवेज फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडिटीज़ एंड यू नीड टू अकाउंट फॉर दिस. फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल वैलिडिटी आपकी हाई उस वक्त होती है जब डाटा आप मार्केट से कलेक्ट कर रहे हो, जब आप रियल
रिसर्च सिचुएशन से आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो। इंटरनल वैलिडिटी तब आपकी हाई होती है जब आपका जो डाटा जो आप एनालिसिस कर रहे हैं उस एनालिसिस के रेफरेंस से जो रिक्वायर्ड आपके पास बेंचमार्क या थ्रेशोल्ड वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल टी स्टैट की वैल्यू, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रिग्रेशन के लिए, वो आपके ठीक आ रहे हैं, आपकी इंटरनल वैलिडिटी हाई है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी आपकी तब हाई कंसीडर की जाती है कि जो आपने वेरिएबल डिफाइन किया है, जो क्वेश्चनर के अंदर आपने वेरिएबल की डायमेंशंस ली हैं, वो आपने लिटरेचर से ड्रॉ की हुई हैं एंड अदर्स। मूविंग ऑन, हमने रिसर्च की एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है रिसर्च एथिक्स। ये भी आप लोगों ने इंश्योर करनी होती है। रिसर्च एथिक्स के अंदर जो हमारे पास चीज़ें आती हैं उसमें आती है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, हार्म टू एनिमल लाइफ, collusion, प्लेजरिज्म एंड देन देयर आर अदर इश्यूज। फॉर एग्जांपल, इसमें सबसे पहले हम बताते हैं कि जी हम जो काम कर रहे हैं वो काम बिल्कुल ठीक है। वो काम ठीक है कि जो हमारा पर्पस ऑफ रिसर्च ऐसा है जिसकी वजह से किसी को भी जो है वो इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, रेप्यूटेशनल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी को इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी की रेपुटेशन नहीं डिस्टर्ब होगी, कोई साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट किसी पे नहीं आएगा। प्लेजरिज्म भी हम बताते हैं कि हमारी रिसर्च में जो हम इस वक्त कंटेंट लिख रहे हैं दैट इज़ फ्री फ्रॉम प्लेजरिज्म, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। रिसर्च करते हुए रिसर्चर ने किसी के साथ मिल के जो है वो काम नहीं किया। मिलने का मतलब है कि एज़ परमिटेड बाय द यूनिवर्सिटी रिसर्चर ने किसी से सपोर्ट नहीं ली, डाटा कलेक्शन किसी से नहीं करवाई, डाटा एनालिसिस किसी से नहीं करवाया, रिपोर्ट राइटिंग किसी से नहीं करवाई। रिसर्च करते हुए ह्यूमन और एनिमल लाइफ को जो है वो हार्म नहीं किया गया। ठीक है। पार्टिसिपेंट से जब हमने डाटा कलेक्ट किया तो हमने उनको पर्पस ऑफ रिसर्च बताया, कोई डिसेप्शन नहीं की गई। हमने फाइंडिंग्स ऑफ रिसर्च को वैसे ही प्रेजेंट किया एज दे अराइज। हमने कोई भी पर्सनल और प्रोफेशनल प्रेजुडिस के बगैर हम लोगों ने जो फाइंडिंग्स को जो प्रेजेंट किया। ठीक है जी। और रिस्पोंडेंट की एनोनिमिटी को हमने जो है वो हमने इंश्योर किया। ये सारी चीज़ें आप यहाँ बता सकते हैं। और लास्ट पार्ट इज़ चैप्टर समरी। चैप्टर समरी में जैसे आपने ये सारा यहाँ पर डिफ़ाइन किया है इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, उसी तरीके से आपने सारी मेजर हेडिंग्स जो हैं वो आपने समरी के अंदर कवर करनी है। इस दफ़ा आप क्या कर रहे होंगे चैप्टर समरी में, आप बता रहे होंगे कि आपने क्या क्या चॉइसेस ली। फॉर एग्जांपल आप बताएंगे आप लिख सकते हैं दिस वाज द थर्ड चैप्टर ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट। In this chapter, researcher covered the need and importance of research as well as research types, which are primary, quantitative और applied research। फिर आप बता सकते हैं अपने चैप्टर समरी के अंदर द selected research philosophy was positivism and research approach was deductive, whereas mono method research choice was made. Likewise, the selected research philosophy was survey and data collection instrument was questionnaire. This chapter also presented that the main data collection technique is regression analysis. और last जो आपने यहाँ पर सेंटेंस लिखना है, in the next chapter findings of the research will be presented। ये लास्ट आपने स्टेप क्या किया है, इस लास्ट स्टेप के थ्रू, इस लास्ट सेंटेंस के थ्रू आपने अपने चैप्टर 3 को चैप्टर 4 के साथ कनेक्ट कर दिया है। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने कोई चीज़ फर्दर आपने चैप्टर 3 के रेफरेंस से जाननी हो तो आप यहाँ पर नीचे कमेंट्स में उस चीज़ को स्पेसिफाई कीजिएगा। आई ट्राई टू एड्रेस योर कमेंट्स। मैं उन कमेंट्स को रिप्लाई यहीं पे दे दूँगा। मैं उन कमेंट्स के लिए एक नई वीडियो बना दूँगा।
आप लोगों को अगर इस वीडियो से कोई फ़ायदा हो रहा है, मेरे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो चीज़ें हमने सीखी हैं वो दूसरों को सिखाएं, जो अच्छी चीज़ें हमने सीखी हैं वो दूसरों को सिखाएं। नॉलेज को शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है। इंशाल्लाह एक दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। इस वीडियो सीरीज़ की ये थर्ड वीडियो है। फोर्थ एंड फिफ्थ वीडियो देखना ना भूलिएगा। अगर आपने अभी तक पहली 2 वीडियोस को नहीं देखा, काइंडली उसको भी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे। इंशाल्लाह एक दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।